नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गोरखपुर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को 62 साल की उम्र में हटाने का विरोध मुखर हो गया है। गोरखपुर में भी आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। उनकी मांग है कि 62 की बजाय 65 साल की उम्र में उन्हें सम्मानवर्धन के साथ विदा किया जाए। इसके अलावा उनके लिए पेंशन की व्यवस्था भी की जाए। पेंशन ना मिले तो 65 वर्ष की उम्र पूरी होने पर सरकार 5 लाख रुपए देकर उनकी विदाई करे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 62 साल की उम्र पर जबरन विभाग से निकाला जा रहा है और जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कार्यरत हैं, एक अपने विभागीय कार्यों के अलावा कई सारे विभागों का कार्य एक ही समय में एक ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दे दिया गया, जिसका ना कोई पारिश्रमिक है ना तो कोई उसका कुछ पैसा है। कार्य कराए, हम सब कार्य करने को तैयार है, लेकिन एक समय में किसी एक कार्य को कराए और उसका पारिश्रमिक दे, तब ये औचित्य है। और नहीं तो इस तरह से जबरन अगर अपना फरमान जारी करेगी तो आने वाले चुनाव में अच्छा सबक पूरे उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इस बीजेपी सरकार को पक्का देंगी। नगर निगम पार्क में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अपने पूरे कार्यकाल के दौरान वो जी तोड़ मेहनत करती हैं। कई विभागों का काम उन्हें दे दिया गया है, लेकिन जब बात सम्मान देने की हो तो उन्हें नजरअंदाज किया गया है। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर में प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रसपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था और तमाम दूसरे मुद्दे को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। गोरखपुर के नगर निगम पार्क में प्रदर्शन के दौरान प्रसपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी जब जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ मार्च करते हुए बढ़े तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने मांग की कि हाथरस घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो, साथ ही केंद्र सरकार किसान विरोधी कानून को भी वापस ले। इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी पार्टी ने सरकार को घेरा। सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने एक बिरयानी कॉर्नर पर छापेमारी की और सैंपल इकट्ठा किया। सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है। गोरखपुर में सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर खाद्य और औषधि विभाग की टीम ने बेतियाहाता स्थित एक बिरयानी की दुकान पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने सघनता से जांच की और जांच के लिए बिरयानी का सैंपल भी इकट्ठा किया। इस सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया। आज हम लोग के द्वारा प्रस्तुत यहाँ पे जो उपस्थित दुकान है, यहाँ पे हम लोगों ने चिकन करी का नमूना लिया गया है और चिकन बिरयानी का नमूना लिया गया है और कबाब का नमूना लिया गया है। आगे की क्या कार्रवाई? आगे अभी पूरे शहर में हम लोग पूरे इस लॉकडाउन के बाद खुले दुकानों का सब जगह हम लोग नमूना और सर्विलांस कार्रवाई हम लोग करेंगे। शिकायत मिली थी कि बिरयानी कॉर्नर पर खराब गुणवत्ता का सामान बेचा जा रहा है, जिसकी जांच करने के लिए खाद्य और औषधि विभाग की टीम पहुंची थी। टीम ने ये भी पाया कि दुकान में कोरोना लॉकडाउन के नियमों का ठीक से पालन नहीं हो रहा था। दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। देश में चीन से आने वाली लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बड़े पैमाने पर बिकती हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। योगी सरकार अब आर्थिक मोर्चे पर चीन को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए राज्य में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को बनाने की कला को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थानीय कारीगरों की बनाई गई लक्ष्मी गणेश की गुणवत्ता वाली मूर्तियां भारतीय बाजारों पर कब्जा करें, जिससे चीन से मूर्तियां आयात करने की प्रथा को समाप्त किया जा सके। स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ की मुहिम के तहत सरकार अब कुम्हारों को लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के लिए सांचा देगी, ताकि कुम्हार गुणवत्ता वाली एक जैसी मूर्तियां बना सके। इस बारे में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल से बात की।
स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ उत्तर प्रदेश सरकार की नई योजना है, जिसमें कुम्हारों को लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का साँचा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल मौजूद हैं। सर, क्या योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की? देखिए, ये बार बार ये होता था कि हमारे यहाँ अच्छी मिट्टी की मूर्तियाँ भी नहीं बन पा रही थी और ये चीन से मूर्तियाँ आती थी हर बार जब भी दिवाली का समय आता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार के निर्देश दिए कि भाई ये मूर्तियाँ चाइना से क्यों आती हैं, ये मूर्तियाँ यहाँ क्यों नहीं बन सकती हैं। जब हम लोगों ने इसका अध्ययन किया तो ये ध्यान ये आया कि हमारे यहाँ एक तो गुणवत्ता की कमी है, दूसरा मूर्तियों में कंसिस्टेंसी नहीं है, एक जैसी मूर्तियाँ नहीं बनती हैं। तो उसके लिए जब कुम्हारों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमें कोई एक सांचे कोई उपलब्ध हो जाए तो हम एक तरह की मूर्तियाँ और अच्छी गुणवत्ता के साथ और अच्छे फ्रेम में बना सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड अब कुम्हारों को मुफ्त में ये सांचे, हमने सांचे कलकत्ते से बनवाए जो आर्टिस्ट से, और सांचे हम निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उन सांचों से जो कुम्हार हैं वो बेहतर मूर्तियां बना सकें, एक रूपता ला सकें और अच्छी गुणवत्ता की बना सकें, ताकि लोगों को इस बार चाइना की जो है चीन से बनी हुई मूर्तियां न मंगानी पड़ें, इधर ही हमारी मूर्तियों से वो अपना पूजा का सामान करें। इसके अलावा दिए भी जो हैं अधिक संख्या में बढ़ें तो हम उनको दिया बनाने की भी मशीनें मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। वो दिया मशीन जो 5 घंटे में 2000 दिए बना देती है। तो वो ये दोनों प्रक्रियाएँ जो हो रही हैं और पूर्व से हम लोग उनको एक इलेक्ट्रिक चाक, पग मिल और ग्रुप में जहाँ 10 से 15 कुम्हार हैं वहाँ पर फर्नेस भी उपलब्ध करा रहे हैं ताकि नई तकनीक उनको उपलब्ध हो। जो हमारे यहाँ परंपरागत रूप से मिट्टी का काम होता रहा है उसमें गुणवत्ता भी आए और उसमें जो है उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो, ताकि हम बेहतर उत्पाद बना सकें और कुम्हारों को बेहतर प्राइस मिल सके। बिल्कुल सर, जिस तरह काम शुरू हुआ है तो क्या लगता है कितना जल्दी, क्योंकि दिवाली भी करीब है, ऐसे में जो चाइना का जो मूर्तियां होती हैं वो मार्केट में ज़्यादा देखी जाती हैं, तो कब तक ये काम शुरू होगा और कहाँ किस डेट तक ये कंप्लीट हो जाएगा? जो आत्मनिर्भर भारत की एक तस्वीर प्रधानमंत्री जी ने देखी है। नहीं, ये तो हम लगभग 1 महीने से बांट रहे हैं। तो चाक जो है लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, इन जगहों पे तो ऑलरेडी बांट चुके हैं। तो यहाँ लोगों ने उत्पादन शुरू कर दिया। देखिए, ये अभी बना के लाए हैं, ये उसी सांचे से ही ये मूर्ति बन के आई हैं। तो इनसे मूर्ति देख के ही लग रहा है कि हाँ ये जो है किसी अच्छे आर्टिस्ट ने बनाई है। तो ये इस तरह से उनकी हम जो है क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय मूर्तियाँ बिकें, बाहर से कम आए। तो ये थे नवनीत सहगल जी जिन्होंने बताया कि ये मूर्तियों का जो साँचा है वो बांटा जा रहा है, कई ज़िलों में बांटा भी जा चुका है और लगातार कोशिशों में है कि जो चाइना ने मार्केट में अपनी जगह बना रखी है उसको बाहर करे और स्वदेशी लोग अपनाएं। नगर से जहां दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई, एक अभियुक्त ने मामले के गवाह और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पुत्री ने भागकर अपनी जान बचाई। इस पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कुशीनगर जिले के तरिया सुजान थाना क्षेत्र अंतर्गत चियरहा टोला निवासी रमाशंकर ने गांव के ही बोधन और उसकी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। रमाशंकर के खिलाफ पहले से ही हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। खबरों के मुताबिक मृतक बुधन इन मुकदमों में गवाह था। रमाशंकर ने कई बार उसे गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बुधन ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी, लेकिन हत्यारों का मत शांति भंग में ही चालान किया गया। मतलब साफ एक आदमी के मुआ देले अपना पितिया के आ वो ओकरा बाद इनका भाई के कटले कुटले माने दवा बीरो भइल तो जी गइले आ ओकरा बाद ही घटना घटौले बड़े। थाना तरिया सुजान में आज रात्रि में एक दंपत्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसमें गांव के ही रहने वाले रमाशंकर राजभर के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभियुक्त पंजीकृत करा लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये तथ्य भी प्रकाश में आया है कि मृतक एक हत्या के मामले में गवाह थे। इसके संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जानकारी जुटाई जा रही है। रमाशंकर ने बुधन पर उस वक्त हमला किया जब वो घर में सोए हुए थे। पति की चीख सुनकर पत्नी बचाव में आई तो हत्यारे रमाशंकर ने उसको भी मार डाला। बेटी पर भी हमला किया, लेकिन वो किसी तरह भागने में सफल रही। शोर सुनकर लोग जब तक इकट्ठा होते आरोपी मौके से फरार हो गया। कल वो जमानत करा के 151 के अंतर्गत जमानत करा के आया, उसका जमानत हो गया है, फिर आया है तो कह रहा है कि मैं मार डालूंगा।
हम उस समय कहे कि मैं सुबह में सीओ साहब के पास जाऊंगा। हम कहें ठीक है, बच्चे उसके रहिएगा और सुबह में जाके अपनी बात करिएगा, हम भी बात करेंगे। और रात में 12 बजे के आसपास आके उसके द्वारा दोनों पति पत्नी की हत्या कर दी गई। एक कुख्यात अपराधी द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी देने के बावजूद सिर्फ शांति भंग में चालान करना पुलिसिया कार्यवाही पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर पुलिस ने वक्त रहते सख्त कार्यवाही की होती तो शायद बुधन और उसकी पत्नी जिंदा होते। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में 7 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म की घटना को राज्य बाल अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की सदस्य सुचिता चतुर्वेदी ने पीड़ित के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उनका ये प्रयास होगा कि मुकदमे का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 7 साल की मासूम पड़ोसी दानिश के घर बच्चों के साथ खेलने गई थी। उसी दौरान दानिश उसे पास के टेंट हाउस में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने बच्ची को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ऑपरेशन के बाद उसकी हालत में सुधार है। इसी मामले की संज्ञान में लेते हुए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने पीड़िता के घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पीड़िता को रानी लक्ष्मीबाई कोष से मदद दी जा रही है। वो बच्ची इस समय BHU में एडमिट है। बस उसी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और वो जो दोषी है वो इस समय कहाँ है, उस पूरी जांच के लिए मुझे आ जाना था। क्योंकि एक सरकारी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में बच्ची का खाता होना आवश्यक है। बच्ची का खाता नहीं है तो बच्ची 2-3 दिन में जब रेफर होकर घर आएगी उसके बाद उसका खाता खोला जाएगा। उसकी प्रक्रिया को भी मैंने कहा है कि उसको तेजी से करवाया जाए और तत्काल 1 लाख रुपए और उसके बाद 2 लाख रुपए की राशि 15-20 दिन में उसके खाते में पहुंच जाएगी। राज्य बाल अधिकार आयोग की टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात के दौरान न्याय का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार के साथ ही पास पड़ोस के लोगों से भी टीम ने बातचीत की और कहा कि अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई कर जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी, क्योंकि इस तरह का अपराध क्षमा योग्य नहीं है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का विरोध मुखर होता जा रहा है। पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। इसका असर बिजली व्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। हर तरफ हाहाकार मचा है। कई इलाकों में बत्ती गुल है तो कई जगह ब्लैकआउट हो गया है। प्रयागराज, आजमगढ़ और गाजीपुर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण का विरोध अब व्यापक रूप ले चुका है। निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी के अनिश्चितकालीन हड़ताल से शहर से लेकर गांव तक हर ओर हाहाकार मचा है। प्रयागराज में आधा से ज्यादा इलाकों में ब्लैकआउट है। बिजली गुल होने से कई इलाकों में पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है। इसके विरोध में तेलियरगंज के प्रतियोगी छात्रों और स्थानीय लोगों ने विद्युत सब स्टेशन का घेराव कर प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर जाम लगा दिया। 11 अक्टूबर को PCS प्री 2020 की परीक्षा आयोजित होने वाली है, लेकिन बिजली और पानी न होने की वजह से तमाम छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। 18 तारीख को PCS का पेपर है 2020 का, और पिछले 4 दिनों से लाइट की समस्या है, लेकिन कल 4 बजे से लाइट की समस्या बहुत गहरी हो गई है। ऐसे में अगर इस पीक टाइम पर अभ्यर्थी पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? पढ़ाई नहीं हो पा रही है लाइट की वजह से, पानी बिजली की समस्या है, पानी नहीं आ पा रहा, आदमी सही से कोई चीज उसका मेंटेन नहीं हो पा रहा, पूरा शेड्यूल उसका गड़बड़ हो गया है। पिछले 2 दिन से लाइट नहीं है और हम लोगों का पेपर है 11 तारीख को। इस वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। ना तो लैट्रिन जाने की कोई, ना तो खाना बनाने, ना सब हर चीज दिक्कत हो रही है। हम लोग यहाँ सुबह से खड़े हुए, ना तो प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया अभी तक, ना तो कोई व्यवस्था की गई है। उधर बिजली कर्मियों की हड़ताल के चलते आजमगढ़ में पिछले कई घंटों से बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। घरों में पानी सप्लाई बाधित होने से दिक्कत हो रही है। वहीं गर्मी से भी लोगों का बुरा हाल है। स्थिति इस तरह गंभीर हो गई है कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जगह जगह जनता सड़कों पर उतर आई। हम लोग के शहर में 36 घंटा से लाइट, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो आखिर हम लोग जाएं कहाँ जाएं? हैं, ना प्रशासन सुन रही है, ना DM सुन रहा है, ना SDM सुन रहा है, तो आखिर हम लोग क्या करें?
हम लोग पीड़ित हैं, आक्रोशित हैं, व्यथित हैं, गुस्सा आ रही है। हम लोग बिजली बिल अदा करते हैं, टैक्स अदा करते हैं और आज हम लोग अपने ही घर में कैद होकर न पानी है, न उससे खाना नहीं बन पा रहा है। लोग शौचालय जाने को परेशान है, कपड़ा नहीं धुला जा रहा है। आखिर हो क्या रही है? इसकी सरकार और कर्मचारियों की लड़ाई में जनता क्यों पिस रही है? जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हम निंदा प्रस्ताव कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की जिम्मेदारी बन रही हो, चाहे विद्युत विभाग की जिम्मेदारी बन पा रही है। गाजीपुर में बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर दिखा। प्रशासन के तमाम वादों और दावों के बीच लोग बिजली की किल्लत से परेशान नजर आए। बिजली व्यवस्था बाधित होने से लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में तमाम मुश्किलें पेश आ रही हैं। जो यहाँ से बिजली की सप्लाई लगातार हो रही है, जिसमें से 2 फीडर तो आंशिक रूप से चल पा रहे हैं, बट 2 फीडर इस समय हमारे नहीं चल पा रहे हैं। हमने टीम भेज दी है, अभी 2 से 3 घंटे लगेंगे। कहीं फॉल्ट है, उस फॉल्ट को हम ट्रेस करा रहे हैं और हम शहर की बिजली तत्काल बहाल करा देंगे। ऐसे ही सैदपुर में भी है और मोहम्मदाबाद में भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, उसको भी हम सॉर्ट आउट करा रहे हैं। अभी सॉर्ट आउट हम कराने की स्थिति में आ जाएंगे। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन के कारण राज्य में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिसका असर दिखाई देने लगा है। बिजली कटौती से जनता त्राही त्राही कर रही है, तो वहीं सरकार इस संकट से निकलने का उपाय ढूंढ रही है। इन सबके बीच बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन बेटे विष्णु को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश जस्टिस यशवंत वर्मा ने 6 अभियुक्तों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया। पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1.5 लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि वो 7 अक्टूबर से 1 हफ्ते तक रोजाना विवेचना अधिकारी के सामने हाजिर होंगी और जांच में सहयोग करेंगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके बाद भी बुलाए जाने पर रामलली विवेचना अधिकारी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होंगी और बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जाएंगी। हाईकोर्ट ने कहा कि शर्त का उल्लंघन होने की दशा में इस कोर्ट के अंतरिम जमानत के खिलाफ अर्जी दी जा सकती है। कोर्ट ने अर्जी पर राज्य सरकार के 4 सप्ताह में जवाब मांगी है। उधर कोर्ट ने सह अभियुक्त विष्णु मिश्रा को यह कहते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि वो विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। सारा व्यवसाय याची देख रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बैंक से पैसे निकाले हैं। साथ ही पीड़ित पक्ष ने धमकी देने की शिकायत भी की है। ऐसे में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। इनके खिलाफ संत रविदास नगर के गोपीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने हाईकोर्ट में शरण ली थी। हाथरस कांड को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार का पूरा ध्यान पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर है और इसीलिए मामले की जांच सीबीआई से कराने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। गाजीपुर दौरे पर आए राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने हाथरस कांड पर बीजेपी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर है, तभी इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया गया है। यह एक संवेदनशील मामला है और किसी को भी इस पर राजनीति से बचना चाहिए। इस दौरान उन्होंने माना कि पीड़िता के साथ रेप हुआ था, हालांकि बाद में वो सफाई देते हुए भी नजर आए। मैं इस पर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो कानून अलग है। अगर जो भी कानून है मैं इस पर मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब स्पष्ट हो जाएगा। जाँच हो रही है, एक बार जाँच हो जाए पूरी तब मुझसे पूछेगा, मैं उसका जवाब दूँगा। लेकिन अभी जाँच हो रही है, जाँच हो जाए। पीएम रोड मैं मान रहा हूँ उसको, मैं जो कह रहा मैं उस पर फिर मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ बोलूँ तो विपक्ष का कुछ आदमी बोले। इस पर राजनीति नहीं हो। हाथरस को लेकर नीरज शेखर ने कहा कि इस मामले को किसी एक राज्य से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि प्रयास ये होना चाहिए कि देश में कहीं पर भी इस तरह की जघन्य घटना न हो पाए। देवरिया जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने इंसानी रिश्तों को तार-तार कर दिया है। एक कलयुगी बेटे ने एक दूसरे शख्स के साथ मामूली विवाद में धारदार हथियार से अपने पिता की हत्या कर दी। देवरिया के सलेमपुर थाना क्षेत्र स्थित कौड़िया जयराम के रहने वाली सुभावती ने पुलिस को जानकारी दी कि उसके बेटे और भांजे ने मिलकर पति किशुन प्रसाद की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों गुड्डू और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर वारदात
में शामिल हथियार भी बरामद कर लिया है। मुकाम अली में एक व्यक्ति की बांके से काटकर हत्या हो गई है। इस सूचना पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा छानबीन की गई। मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर थाना सलेमपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार होकर के जेल भेजे जा रहे हैं। आलापत्र बरामद हो गया है। इसकी विवेचना कराई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि घर में एक साथ शराब पीने के बाद सभी लोग एक साथ बाजार के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद गुड्डू और अभिषेक ने धारदार हथियार से किशुन प्रसाद की हत्या कर दी। देवरिया जिले में बोलेरो बाइक और स्कूटी से सीधी टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। देवरिया में बोलेरो बाइक और स्कूटी की टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। हादसा लार सलेमपुर मार्ग पर हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक बोलेरो बाइक और स्कूटी के बीच आमने सामने से टक्कर हुई। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और घायल को बचाने में मदद की। एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक बोलेरो गाड़ी है और 2 मोटरसाइकिलें हैं। इस भीषण एक्सीडेंट में 5 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती है। उसकी भी हालत गंभीर है और उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक लार की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो सहजोल मझवलिया के पास सलेमपुर की तरफ से आ रही एक बाइक और स्कूटी से टकरा गई। इसके बाद बोलेरो बेकाबू होकर पुल से जा टकराई। पूर्वांचल न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।